क्लास 12 भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सही होगा सी, न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2015, 2008, 2006 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। तो इसका आंसर सही होगा डी, परवलयाकार होगा। परवलयाकार। आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणावेशित है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, इसीलिए इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगता है। इसीलिए उसकी जिधर गति करता है उसकी लंबवत दिशा में बल लगता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, गति का पथ परवलयाकार हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? इनमें से ऐसी कौन सी राशि है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है इसमें से? वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा होगा? सोचिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर सही होगा सी, वोल्ट मीटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा डी, 0 होगा। आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जो होती है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार बंद पृष्ठ में परिणामी आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू अर्थात 0 या 0 होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का मात्रक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा होता है? सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैद्युत विभव का मात्रक होता है। 2011 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, आ सकता है प्रश्न। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा पहला, जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम, क्योंकि आपको बता दें कि जो विभव होता है, विभव की परिभाषा के अनुसार V बराबर कार्य बटे आवेश, V बराबर कार्य बटे आवेश अर्थात V बराबर W बटे Q, और कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार से विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो, तो केंद्र पर विभव क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो
इसमें ऑप्शन सही होगा बी 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, V, R पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E शून्य है, अतः वैद्युत विभव V और दूरी R पर निर्भर नहीं करेगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है या है, क्या होगी? तो इसमें आंसर सही होगा बी, 0.9 जूल होगी, 0.9 जूल। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? आवेश, विभवांतर, धारिता, ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सोचिए और बताइए। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, विभवांतर। आपको बता दें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी होती है, पट्टी प्रवेश कराने के बाद यदि बैटरी जुड़ी रहती है तो विभवांतर नियत बना रहता है, नियत। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। कोई भी चालक है उसकी प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा सी, लंबाई पर निर्भर करता है। बता दें कि चालक की प्रतिरोधकता और चालकता पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करती है, पदार्थ की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी? तार का प्रतिरोध 500 ओम दे रखा है तो वैद्युत चालकता पूछी गई है। तो इसका आंसर सही होगा डी, 0.002 ओम होगी। किसी भी तार का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर 500 ओम है तो इसकी वैद्युत चालकता G बराबर 1/R हो जाएगा। तो G बराबर 1/500 यानी 500 हो जाएगा। इस तरह से G बराबर 0.002 ओम आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपथित कर देते हैं तो 4 एम्पियर वैद्युत धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? 60 ओम, 1.2 ओम, 4 ओम, 0.6 ओम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा डी, 0.6 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 एम्पियर की वैद्युत धारा चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित हो रही है। विभवांतर VB माइनस VD है, क्या होगा? सोचिए और बताइए। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो आंसर सही होगा इसमें से डी, 0 होगा, 0। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा है? सोचिए और बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा होगा? तो इसका आंसर सही होगा पहला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसका आंसर सही होगा पहला, केवल गतिमान आवेश के द्वारा। आपको बता दें कि वैद्युत धारा अथवा कह लो कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिलीलीटर एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेपित देता है। इसे 100 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए
आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध क्या होगा? सोचिए और बताइए। तो आपको बता दें, R बराबर V अपान आई होता है। R बराबर V अपान आई माइनस आर ए हो जाएगा। तो ये 100/10 गुणे 10 की घात -3 और -25 इधर हो जाएगा। फिर ये 10,000 -25 हो जाएगा। इस तरह से 9,975 ओम निकल आएगा। तो इसका आंसर से होगा पहला 9,975 ओम होगा। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा? किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मिलीमीटर। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। उच्चतम। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोक्तर तथा भौगोलिक यामोक्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय यामोक्तर और भौगोलिक यामोक्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो आंसर से होगा इसमें से बी, द्विपात कोण कहा जाता है। द्विपात कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी इसमें से? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, 2h अपान √3 का। फिर अगला है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, चुंबकशीलता का होता है। चुंबकशीलता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन सही होगा सी, ऊर्जा का संरक्षण। जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता किसके द्वारा चलता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, लेंज के नियम के अनुसार चलता है। लेंज के नियम के अनुसार। फिर अगला है, प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा इसमें से? इसी चीज को दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। तो देखिए, जो प्रेरकत्व का मात्रक है ये वोल्ट गुणे सेकंड अपान एम्पियर होता है या ओम से होता है, कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। या फिर पहले वाले में जो ऑप्शन था ओम से सही हो जाएगा, ओम से। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान है या अधिकतम मान है? शिखर मान कहो चाहे अधिकतम मान कहो, क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, 4√2 एम्पियर शिखर मान होगा। 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा। वर्ग माध्य मूल मान बताना है। तो आंसर सही होगा इसका बी, 100√2 होगा, यानी 100√2 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कालांतर होगा। एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा और लगाई गई वोल्टता के बीच कालांतर होगा। आंसर सही होगा इसमें से डी, 0 होगा। 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए वैद्युत चुंबकीय तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो इसमें आंसर सही होगा सी, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। बता दें कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इन तरंगों का उत्सर्जन किसी त्वरित आवेश के द्वारा होता है। त्वरित आवेश के द्वारा क्यों? क्योंकि गतिमान अवस्था में वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। कोई भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो आपको बता दें कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं। लंबवत और समान कला में, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, परस्पर लंबवत और समान कला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, ऊष्मा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? सोचिए और बताइए। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, अल्फा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। आपको बता दें, गामा किरणें, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जबकि अल्फा किरणें हीलियम नाभिक के गतिमान आवेशित कण हैं, इसीलिए ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका आंसर सही होगा बी, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में आया, 7 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 15 में आया। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर हैं तथा -3 डायोप्टर हैं, 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क में रखे उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इस पे सूत्र लगेगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 वाला। तो इसमें आंसर आ जाएगा f बराबर 36, अर्थात इसमें ऑप्शन सही होगा सी, 36 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस के ऊपरी अर्धभाग को काला कर दिया जाए तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। तो लेंस से अपवर्तित प्रकाश का आधा भाग काले भाग में अवशोषित हो जाता है, इसीलिए निर्गत प्रकाश, कहने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होती है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, लाल प्रकाश के लिए। आपको बता दें कि लाल रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी बहुत अधिक होती है, अधिकतम होती है। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य उच्च होती है, हाई होती है, और तरंग दैर्ध्य फोकस दूरी के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्राउन कांच की क्षमता 0.0154 है। यदि क्राउन कांच प्रिज्म 0.616 डिग्री का कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है तो औसत विचलन कोण होगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। औसत विचलन कोण क्या होगा?
तो आंसर सही होगा इसमें से बी 40 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा पहला, प्रकीर्णन के कारण। आपको बता दें कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो विभिन्न गैसें हैं, जो धूल मिट्टी के कण हैं, उससे प्रकीर्णित होती हैं और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचती है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। नेत्र लेंस की प्रकृति क्या होती है? अभिसारी, अपसारी, दोनों अभिसारी एवं अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें से पहला, नेत्र लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होता है। अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति का निकट बिंदु कहां पर स्थित होगा? आंसर सही होगा इसमें से सी, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होगा। आपको बता दें कि दूर दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर भी स्थापित हो जाता है और यह नेत्र लेंस की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। अगर आप लोग दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, नेत्र की सामान्य क्षमता किसे कहते हैं, इन सब पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। +2 डायोप्टर का चश्मा प्रयोग कर रहा है तो दृष्टि दोष कौन सा होगा? आंसर सही होगा इसमें से बी, दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है? किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसमें आंसर सही होगा डी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। इसकी व्याख्या प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं। आंसर सही होगा इसमें से पहला, यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसका आंसर सही होगा बी, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु में 4000 अंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करती हैं, जल में इनकी तरंगदैर्घ्य होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, 3000 अंगस्ट्राम होगी, 3000 अंगस्ट्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, एक समान तरंगदैर्घ्य की। अगला है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। तो सुंदर रंग दिखाई देने के कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। बता दें कि जल की सतह पर तेल की पतली परत की सतह से परावर्तित प्रकाश दो कला संबंध तरंगे देखने वाली आंख तक पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, 49:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह कण जो मूल कण नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा कण है जो मूल कण नहीं है? प्रोटॉन, मेशान, न्यूट्रिनो, अल्फा कण। आंसर सही हो जाएगा इसमें से डी, प्रोटॉन, मेशान, न्यूट्रिनो सभी कण
परमाणु के नाभिक में मूल कण के रूप में रहते हैं, जबकि अल्फा कण हीलियम का एक नाभिक है, यह मूल कण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कण जो 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है। वह कण जो 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा डी 238 न्यूक्लियन। बता दें कि नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान से भिन्न है या विभिन्न है, परमाणु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण अगर समान हैं तो ये समस्थानिक होंगे, समस्थानिक, बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हैं, वे होंगे। देखिए, किसी भी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान और अगर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो वो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय बल की प्रकृति है वैद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय बल एक विनिमय बल होता है, यह वैद्युत, गुरुत्वीय और चुंबकीय बल की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय बलों के लिए कौन सा विनिमय उत्तरदायी है? आपको बता दें कि नाभिकीय बलों के लिए मेशानों का विनिमय उत्तरदायी है, यह नाभिक का मूल कण माना गया है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मेशानों का विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से डी, नाभिकीय संलयन सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, पूर्ण अचालक की भांति करता है। फिर अगला है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो इसका ऑप्शन सही जाएगा सी, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। इस प्रकार से पूरी किताब से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। आशा है आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।